नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट चॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं रैपिड रिवीजन, हमारा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इस चैप्टर को हम मात्र 10 मिनट में या 15 मिनट में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में समझना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी चैप्टर के वन शॉट रिवीजन की लिंक है, आप वहां से जाके पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। कभी आपने सोचा है कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे देश में सरकार तो बिना संविधान के चल सकती थी ना, संविधान ही क्यों बनाया है? तो उसके पीछे का रीजन होगा व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, अपन जरा उसे समझ लेते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोऑर्डिनेशन के लिए क्योंकि कुछ बेसिक रूल्स हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हम सबके पास बोलने की आजादी है, हम सबके पास में इक्वालिटी है, हम सबके पास में राइट टू वोट है। तो एक जो बेसिक कोऑर्डिनेशन है वो जरूरी है। अगर संविधान नहीं होगा तो हम सब ब्लैंक नहीं रहेंगे कि क्या हो रहा है, जो मोदी जी बोल दे वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे? हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। ठीक है। फंक्शन नंबर 2, द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। सेकेंड फंक्शन बताता है कि समाज में पावर किसके पास में। अगर संविधान ना हो और संविधान में ये चीज ना लिखी हो कि पावर किसके पास में, तो हम सोचते रह जाएंगे। कभी जुडिशरी बोल देगी कि नहीं नहीं पावर मेरे पास में, तो कभी पार्लियामेंट बोल देगा कि नहीं नहीं भैया पावर मेरे पास में है, तो कभी मोदी जी या एग्जीक्यूटिव विंग बोल देंगे कि नहीं नहीं पावर मेरे पास में। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन सबको अपनी पावर बता रहा है। वो बता रहा है कि जुडिशरी की पावर इतनी है, वो बता रहा है कि पार्लियामेंट की पावर इतनी है, या कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है कि एग्जीक्यूटिव विंग की पावर इतनी है। क्लियर? थर्ड फंक्शन क्या है? द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड सेट लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑन इट्स सिटीजन। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन नंबर 3 है। वो ये बता रहा है कि सरकार पे ऊपर लिमिट सेट कर रहा है। अगर संविधान हो और संविधान में, या अगर अभी संविधान नहीं हो, ठीक है, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? मतलब हम लोग बैठे रहेंगे और सरकार को जो करना होगा सरकार वो करते रहेगी। इसको जेल में डाल दो, इसको उठा के खत्म कर दो, हेलो जॉनी भाई उड़ा दो, ऐसा नहीं हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन सरकार के ऊपर लिमिट सेट कर रहा है कि नहीं, उसको हमने बोलने की आजादी दी है, वो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा क्योंकि तुमने अच्छे से काम नहीं किया है। समझ रहे हो? तो लिमिट कैसे सेट की है कॉन्स्टिट्यूशन ने? फंडामेंटल राइट्स देके। बीइंग एन सिटीजन, हम सबके पास में क्या है? हम सबके पास में फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स क्या कर रही है? फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से सरकार को, या एक तरीके से सरकार को बता रहे हैं कि आपको सिटीजन के इन प्राइवेट मैटर्स में नहीं जाना है, इंक्लूडिंग जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि भारत का संविधान यह तय करता है कि हर सिटीजन अपने हिसाब से अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है। तो उसमें सरकार ये ना बताए कि तुम इसी रिलीजन को फॉलो करो। समझ रहे हो? तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से लिमिट सेट कर रहा है। क्लियर? उसके बाद में फंक्शन नंबर 4, द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट अ कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। मतलब फोर्थ फंक्शन एक तरीके से सरकार को बता रहा है कि सरकार को कैसे काम करना है। एग्जाम्पल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या बता रहा है? वो सरकार को बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है, तुमको पूरे समाज में सोशल जस्टिस, मतलब समाज के लेवल पे तुम्हें सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। ठीक है। वो बता रहे हैं कि क्या करना है, गरीबों के लिए कुछ अच्छा काम करना है। वो बता रहे हैं कि इस देश का हर नागरिक पढ़े। तो एक तरीके से फोर्थ फंक्शन क्या बता रहा है? फोर्थ फंक्शन बता रहा है कि सरकार को लोगों के लिए, समाज के लिए क्या काम करना है। ठीक है। ये बेसिकली देखो 4 फंक्शन हो गए हैं। 5वां फंक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब
एनसीईआरटी ने उसको अलग से हेडिंग दी है, बट मैंने उसे फिफ्थ फंक्शन में इंक्लूड कर दिया। फिफ्थ फंक्शन क्या है? इट गिव्स फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। हमारा संविधान हमें आइडेंटिटी दे रहा है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक साथ में रह रहे हैं। नहीं तो कैसा होता, मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, मैं पंजाबी हूं, ऐसा नहीं हो जाता। लेकिन संविधान ने क्या किया है? संविधान ने हम सबको एक साथ में जोड़ दिया है। जोड़ने का काम क्या किया है? जोड़ने का काम संविधान ने किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन, दूसरे नंबर पे पावर कि किस ऑर्गन के पास में कितना पावर है, तीसरा फंक्शन कि सरकार की पावर को रोकना है तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दे दी है सिटीजन को। चौथे नंबर पे क्या हो रहा है? चौथे नंबर पे हम ये देख रहे हैं कि सरकार को बताया है कि सरकार को क्या क्या काम करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के माध्यम से। और पांचवें फंक्शन में एक तरीके से वो हम सबको एक आइडेंटिटी दे रहा है। क्लियर है? इसलिए संविधान जरूरी है। मैं बस आपसे ये बोलता हूं कि आप इमेजिन करो, क्या इमेजिन करो कि हमारे देश में अगर आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो देश की स्थिति क्या हो जाए? पुलिस अपने हिसाब से काम कर लेगी, सरकार अपने हिसाब से काम कर लेगी, जुडिशरी अपने हिसाब से काम कर लेगी, पार्लियामेंट अपने हिसाब से काम कर लेगी। तो हमारी सोसाइटी में क्या हो जाएगा? कियोस वाली सिचुएशन हो जाएगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर? इसलिए संविधान जरूरी है। तो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। क्लियर? अब तुम लोग पूछोगे कि सर ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मन में सवाल आया होगा ना, ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पर चीजें कैसे हो रही है? वहां पर भी पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं और कुछ कन्वेंशंस है। ऐसा नहीं वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो कैसे भी चीजें चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि एक किताब में आपने सारी चीजें लिख दी है। अब ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में थोड़ा सा इस पन्ने में लिखा है, थोड़ा सा इस किताब में, थोड़ा सा यहां पे लिखा है, थोड़ा सा यहां पे लिखा है, थोड़ा सा यहां पे लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि एक ही किताब में एक वो देश कैसे चलेगा आपने पूरा एक ही किताब में लिख दिया है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं लिखा है, ब्रिटेन में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे क्या है? अलग अलग जगह पे वो स्कैटर्ड है, वो अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है। ठीक, अब अगला सवाल जो आता है वो ये आता है, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? भारत का संविधान कैसे बना? तो आप सभी जानते हो कि हमारा संविधान बना है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, Constituent Assembly of India has drafted the Indian Constitution. The Constitution was made by the Constituent Assembly, which had been elected for undivided India. It held its first meeting on 9 December 1946 and reassembled as a Constituent Assembly for divided India on 14th August 1947. ठीक है, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारा जो संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पहले थी वो भारत और पाकिस्तान की एक ही थी, क्योंकि पहले क्या बात हुई थी? पहले ये बात हुई थी कि मतलब पहले पार्टीशन वाली बात नहीं थी ना, लेकिन जब पार्टीशन की बात तय कर दी गई तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गई और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गई। Each province and states were allotted a proportion to their respective population, roughly in the ratio of 1:10 lakhs. अब उस समय हम लोग क्या देख रहे थे? जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो एंटायर कंट्री, जो पूरा देश था, वो या तो क्या था? या तो वो प्रोविंसेस मतलब ब्रिटिश इंडिया में डिवाइडेड था या प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो ब्रिटिश इंडिया में जो एक तरीके से क्या था कि ब्रिटिश इंडिया में जो इंडिया जो था, मतलब इंडिया में जहां पे अंग्रेजों का जो कंट्रोल था उसे हम लोग बोलते थे ब्रिटिश इंडिया, और बहुत सारी जगह पे राजा रजवाड़ा थे। ठीक है, जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था उसको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उन प्रिंसली स्टेट से ये बोल दिया गया था कि भैया तुम जितने भी प्रिंसली स्टेट हो, 100, 200, 300, 400, 500, तुम सारे प्रिंसली स्टेट्स क्या करो? आपस में बैठो, आपस में तय करो और तुम लोग आपस में इलेक्ट करके मेंबर्स को कहां पे भेज देना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज देना। और जहां पे अंग्रेजों का कंट्रोल था, अंग्रेजों के कंट्रोल में क्या हो रहा था? अंग्रेजों के कंट्रोल में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शंस कैसे हुए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग आए। इनडायरेक्ट इलेक्शंस मतलब कि लोग किसे चुनते हैं? जो पॉपुलेशन है। ठीक है, सिटीजन किसको चुन रहे थे? सिटीजन चुन रहे थे एमएलए को, और एमएलए ने चूज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। एमएलए ने चूज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, सेम जैसा हमारा राज्यसभा में कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है? अब यहां पे जो इलेक्शन हुए थे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हुए थे, हमें प्रेफरेंस देनी थी, साथ ही साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हुए थे।
अच्छा, एक फॉर्मूला और बनाया था कि हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक इंसान जाएगा कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक इंसान जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब हर प्रोविंस से, हर जगह से क्या हो रहा था, हम चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी का, मतलब जितनी भी मेन पॉपुलेशन है सभी का क्या हो, सभी का वहां पे रिप्रेजेंटेशन हो। तो जनरल, सिख, मुस्लिम सभी का हमको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये जो मेजर जो कम्युनिटीज थी इनके वहां पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हमें दिख रहे थे। ईच प्रोविंस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 main communities proportion to their respective population. Member of each community in provisional legislative assembly elected their own representative by the method of proportional representation with a single transferable vote. मुस्लिम की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जनरल मतलब हिंदूज की जितनी पॉपुलेशन है उनका वहां पे होगा, सिख की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे, एक तरीके से हम ये देख रहे थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी का रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रहा था। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी वहां पे, क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस से ही बिलोंग करते थे। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि मोर देन 10% से ज्यादा लोग अदर पॉलिटिकल पार्टी से आए थे। और उस जमाने के कांग्रेस में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे कि वहां पे पहले क्या होता था कि ये है कांग्रेस, और कांग्रेस के अंदर बहुत छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया हो, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी थी। आज का कांग्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द कांग्रेस दैट वाज इन ईयर 1940s। क्लियर, समझ गए हो। हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये भी आता है कि सर आपने बोला संविधान है, बढ़िया है, देश बढ़िया से चल रहा है, लेकिन संविधान कितना इफेक्टिव है। बहुत सारे जगह हमने देखा कि संविधान है तो, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। जैसे कि पाकिस्तान में हम लोग देख लेते हैं कि बिहाइंड द सीन आर्मी टेक ओवर कर लेती है, या बहुत सारी जगह पे आपने ये देखा होगा कि तख्ता पलट हो जाता है। तो हम कैसे देखेंगे कि जो संविधान बनाया है वो संविधान बहुत अच्छा भी तो होना चाहिए, सिर्फ लिख देने से चीजें नहीं होती ना, संविधान को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली काम करना भी तो जरूरी है। सो हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 3 पॉइंट को देखेंगे। मोड ऑफ प्रमलगेशन, हमारा संविधान किसने बनाया, लोगों ने बनाया। लोगों ने बनाया इन द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओपन थी, प्रेस वगैरह सारे लोग जा सकते थे, लोग भी जा सकते थे, डिबेट एंड डिस्कशंस में हिस्सा ले सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो डिबेट एंड डिस्कशन के माध्यम से हुआ। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग गए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स गए हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड थे। ऑल्दो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, बट इलेक्शन था और सभी का रिप्रेजेंटेशन था। अब अगर कहीं संविधान, मान लो कि किसी देश में संविधान सिर्फ 2-3 लोगों ने मिलकर बना दिया हो, तो उस संविधान को सब रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं। हमारे संविधान को सब रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सभी का रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मोड ऑफ प्रमलगेशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब सभी का क्या था, सभी का रिप्रेजेंटेशन था। दूसरी बात, द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ मेजॉरिटी को फोकस नहीं करता है, उसने माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारे राइट्स दिए हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज को बहुत सारे राइट्स दिए हैं, कल्चरल राइट्स दिए हैं, एजुकेशनल राइट्स दिए हैं। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो माइनॉरिटीज है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, ये वाले राइट्स दिए हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको साथ में लेके आया, इंक्लूसिव नेचर रहा है। उसके बाद में बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहां पे क्या हुआ है, हमने ये देखा है कि हमने किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को पावर नहीं दी। अगर मान लो सरकार को बहुत ज्यादा पावर दे देते तो कल को सरकार डिक्टेटर बन जाती। तो हमने थोड़ी सी पावर जुडिशरी को दी, थोड़ी सी पावर पार्लियामेंट को दी, और थोड़ी सी पावर किसको दे दी, थोड़ी सी पावर हमने एग्जीक्यूटिव को दे दी। तो बैलेंस ऑफ पावर बना रहा, बैलेंस इंस्टीट्यूशन, बैलेंस अरेंजमेंट रहा। बैलेंस अरेंजमेंट है तो कोई भी तेज चलता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं करते तो पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता, पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों ने ये इंश्योर किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, और इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज की तारीख में भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो वही वाली बात है, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपने मन में ठाना है तो, और आपको करना है। आपको क्यों करना है? आपको अपने लिए करना है, अपने माता पिता के लिए करना है, और आपको अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है। पॉलिटिकल साइंस में देखो डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ।
चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। तुम पढ़ते रहो, आराम से पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है तो इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन देख के आओ। आई होप लेकिन तो भी आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया होगा। तो मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रैपिड रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।